ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्रिया। क्रिया चैप्टर में आज हम क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, सामान्य क्रिया क्या कौन सी होती हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं करेंगे। तो सबसे पहले क्रिया, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, वह खेलता है। यहाँ खाना, पढ़ना, खेलना ये सब क्या है, क्रिया है। और धातु क्या होती है, जैसे खाना में खा, खा क्या है, धातु है, यानी क्रिया का मूल रूप खा है और उसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो खाना बन गया। ये क्या बन गई, क्रिया। लेकिन ये क्रिया का कौन सा रूप है, सामान्य रूप, यानी खाना, पढ़ना, लिखना, ना प्रत्यय लगा हुआ तो सामान्य रूप बन गया। और अगर अकेले धातु आई है खा, क्या है, मूल रूप है क्रिया का, तो वो क्या कहलाती है, धातु। आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद भी करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को भी विस्तार से समझेंगे। तो आइए देखिए क्रिया क्या होता है, इसको हम अच्छे से विस्तार से समझते हैं। देखिए सभी। डियर स्टूडेंट, आज हम अपना अगला लेसन 12 क्रिया स्टार्ट करेंगे। तो सभी मेरे साथ जुड़िए और समझिए। देखिए सभी ध्यान से। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। घमंडों में भरा यानी अहंकार में भरा, ऐंठा हुआ घमंड में भरा हुआ, ऐंठा हुआ यानी अकड़ा हुआ। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, जैसे कि यहाँ पर एक लड़का मुंडेरे पर खड़ा है। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, और अचानक आकर एक तिनका उसकी आंख में आ पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, जब कपड़े को मोड़कर आंख में से तिनका निकाला जाता है। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, जो ऐंठ उसके अंदर थी वो दबे पांव भाग गई। यहाँ पर भरा, ऐंठा हुआ, था, खड़ा, आ, उड़ता हुआ, पड़ा, उठा, हुआ, होकर, दुखने लगी, देने, भगी। बच्चों, उपर्युक्त काव्यांश में मोटे रंगीन छपे शब्द किसी न किसी कार्य के होने की जानकारी दे रहे हैं, यानी कोई ना कोई कार्य इन रंगीन शब्दों के द्वारा हो रहा है। आगे समझे सभी। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना या करना। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम का होना या करना। इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है, यानी जो क्रिया को करेगा वो कर्ता कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए। बच्चा पलंग से गिर गया। बच्चा पलंग से गिर गया। बाहर बारिश हो रही है। यहाँ पर देखिए सभी, गिर गया, कौन गिरा, बच्चा गिरा, यानी बच्चा करता है और बच्चे के लिए क्रिया प्रयोग की गई है, गिर गया। बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पर किसी कर्ता का प्रयोग नहीं किया गया और फिर भी क्रिया हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। उपर्युक्त वाक्य में बच्चा करता है और उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे गिर गया, यानी उसके द्वारा क्या कार्य किया गया कि वह गिर गया, और गिर गया क्रिया है और बच्चा करता है। यहाँ पर बाहर बारिश हो रही है, क्रिया है। आगे समझिए। पेज नंबर 161 पर सभी ध्यान दें। अन्य वाक्य में, एक सेकंड रुके बेटा सभी। अन्य वाक्य में क्रिया की नहीं गई है, यानी जो अन्य वाक्य हमने अभी किया कि बाहर बारिश हो रही है, अन्य वाक्य में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हुई है, अपने आप हुई है, यानी बाहर बारिश हो रही है, क्रिया की नहीं गई, अपने आप हुई है। अतः इसमें
कोई कर्ता प्रधान नहीं है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यानी वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व है कि यदि कर्ता और अन्य योजक ना भी वाक्य में हो तो भी क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, पानी लाओ, यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ, कोई कर्ता और अन्य योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वाक्य पूरा है कि पानी लाओ। चुपचाप बैठ जाओ, यानी फिर भी क्रिया का अपना ही महत्व है। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का पता चल रहा है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से हमें पता चले कि क्रिया हो रही है तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कि कोई काम हो रहा है तो उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इनके साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जब आपसे बोला जाए कि क्रिया का सामान्य रूप बताइए तो आप बताओगे धातु के साथ, यानी मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप है उसमें ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य रूप बनाओगे। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। धातु रूप यानी मूल रूप है बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख आदि। और सामान्य रूप बोलना, यानी बोल में ना प्रत्यय लग गया, बोलना, पढ़ से पढ़ना, घूम से घूमना, लिख से लिखना, गा से गाना, हंस से हंसना, देख से देखना आदि। यानी क्रिया का सामान्य रूप ये कहलाया और क्रिया का मूल रूप जिसे हम धातु कहते हैं ये होता है। आगे देखिए क्रिया के भेद। आज हम क्रिया के भेदों को करेंगे। देखिए सभी, यहाँ तक अभी हमने क्रिया को समझा कि क्रिया होती क्या है, फिर हमने धातु को समझा धातु क्या है, फिर हमने सामान्य रूप किया। अब हम करेंगे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन से भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले सकर्मक क्रिया देखिए, स प्लस कर्मक अर्थात कर्म के साथ। स का मीनिंग्स क्या होता है? कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिसका फल कर्ता पर नहीं पड़ेगा, कर्म पर जाकर पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा होता है, जैसे कुछ उदाहरण देखिए, इससे आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए सभी, अध्यापिका पाठ पढ़ाएगी, तो यहाँ पर अध्यापिका क्या है? कर्ता है। और पाठ पढ़ाएगी, पाठ क्या है? कर्म है। पढ़ाएगी क्या है? क्रिया है। यानी क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पाठ पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर पाठ क्या है? सकर्मक क्रिया है। माली ने पौधों को सींचा, यानी सींचने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, ना कि माली पर, ना कि कर्ता पर। आगे देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में पाठ और पौधे शब्द कर्म है, अर्थात कर्ता अध्यापिका तथा माली का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कर्ता जो है अध्यापिका तथा माली का सीधा जो फल है इन्हीं पर पड़ रहा है। पाठ और पौधे शब्द क्या है? कर्म है, क्योंकि जो कर्ता है अध्यापिका तथा माली का जो सीधा फल है वो इन्हीं पर पड़ रहा। किन पर पड़ रहा? पाठ और पौधों पर। यानी अध्यापिका कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। यहाँ पर माली कर्ता, पौधे कर्म, सींचना क्या हो गया? क्रिया हो गई। क्रिया का फल किस पर पड़ा? पौधे पर। या फिर हम यहाँ पर क्या से क्वेश्चन करके देखेंगे। यदि क्या से प्रश्न करने पर आपको उत्तर प्राप्त होता है तो सकर्मक क्रिया है, और यदि क्या से आंसर करने पर, क्वेश्चन करने पर आपको आंसर नहीं मिलता तो ये अकर्मक क्रिया है। तो देखिए, अध्यापिका पाठ पढ़ाएगी, क्या पढ़ाएगी? क्रिया के साथ क्वेश्चन करना है। जहां क्रिया होगी उसके आगे क्या को लगाना है? पढ़ाएगी क्रिया है, इससे पहले क्या से क्वेश्चन करे, क्या पढ़ाएगी? पाठ। आंसर क्या है? पाठ, ना कि अध्यापिका आंसर आया। माली ने पौधों को सींचा, क्या सींचा? पौधों को। क्या सींचा? आंसर माली नहीं आया है तो आंसर कर्ता नहीं, कर्म होगा। तो यहाँ क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। या तो आप क्या से आंसर करोगे या देखोगे क्रिया का फल
किस पर पढ़ रहा है, कर्ता पर या कर्म पर। इसे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। पेज नंबर 162 ओपन करें सभी। देखिए सभी, सकर्मक क्रिया विशेष से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और समझा देती हूँ आज के लिए। कर्ता और क्रिया के बीच क्या से, मेन तो हम क्या से ही क्वेश्चन करते हैं, किसी से भी कर सकते हो, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्म क्रिया होती है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ाएगी तथा सिंचा क्रियाएं हैं, इनमें क्या, किसे तथा किसको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः ये सकर्म क्रियाएं हैं। यानी क्रिया के साथ क्वेश्चन करोगे आप, ना कि कंप्लीट सेंटेंस से। सेंटेंस के आगे क्वेश्चन क्या या किसे नहीं लगाओगे, क्रिया के आगे क्या या किसे लगाओगे। सकर्म क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्म क्रिया के भेद, एक कर्म क्रिया, एक होती है द्विकर्म क्रिया। इसे हम कल करेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं सकर्मक क्रिया में। एक एक कर्म क्रिया आती है, एक द्विकर्म क्रिया आती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने ओनली क्रिया को किया, धातु किसे कहते हैं उसको किया, सामान्य रूप क्या होता है धातु का, कि क्रिया का सामान्य रूप किया। उसके बाद क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आज हमने ओनली सकर्मक क्रिया को समझा है, आगे हम सकर्मक क्रिया के भेद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, सामान्य क्रिया क्या कहलाती है, और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। आज हमने सकर्मक क्रिया तक किया। आशा है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम इससे आगे समझेंगे कि सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, यानी जिसमें एक कर्म होता है और जिसमें दो कर्म होते हैं। ये हम अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को 2-3 टाइम रीड कीजिए, और उसके बाद कोई भी डाउट रहता है तो क्लास में आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए। धन्यवाद।